हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोनल या रीजनल प्लानिंग के बारे में। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें कि जोनल या रीजनल एक ही चीज होती है। कहीं कहीं रीजनल लिखा होता है और कहीं कहीं जोनल लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जोनल और रीजनल एक ही चीज होती है। ठीक, आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बात करेंगे, दूसरा एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें कि यदि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में। अब क्यों होते हैं? क्योंकि इसे जो है प्लानिंग कमीशन, आईसीआर, एनबीएसएस एंड एलयूपी, एनएआरपी में कई तरीकों से इसे कई बोर्ड के आधार पर इसे जो है अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है या डिवाइड किया गया है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ऐसे किसी भाग में विभाजित किया गया, अब उसका कुछ अलग डाटा है। तो यदि आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप सीधा सीधा समझिए कि यदि आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो पहले आपके दिमाग में जो डाटा सेव है उसे थोड़ा डिलीट करिए, और एक बार यहां पर समझिए टोटल बात क्या है उसके बारे में। और यदि आप कंफ्यूज्ड नहीं है, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है, फिर तो कोई बात नहीं। यदि आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप एक बार यहां पर समझिए, आपको टोटल बात, पूरी की पूरी बात आपको समझ में आएगी। इस चीज का दावा है। ठीक, समझिए पहले बात क्या है। एग्रो क्लाइमेटिक जोनल या रीजनल प्लानिंग के बारे में बात करें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना। समझ रहे? क्षेत्रीय योजना, क्षेत्रीय योजना से तात्पर्य है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई ऐसी योजना जो कि किसी क्षेत्र के बारे में बनाई जा रही है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के बारे में। ठीक, अब वह योजना कैसी होगी? जलवायु के अंतर्गत होगी या जलवायु से संबंधित होगी, और उसके अलावा भी जलवायु से संबंधित तो होगी, लेकिन वह भी कृषि से संबंधित होगी। कैसी? कृषि से संबंधित होगी। अच्छा, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोनल या रीजनल प्लानिंग के बारे में। ठीक, अच्छा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को हम अलग अलग तरीके से विभाजित करेंगे। देखिए, समझिए बात क्या है। कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना जो चलाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, या कह सकते हैं कि एग्रो क्लाइमेटिक जोनल या रीजनल प्लानिंग जो चलाई गई, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समझिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य वह था कि जो हमारे क्षेत्रीय संसाधन हैं, क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करना, वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना या प्रयोग करना। तो जो क्षेत्रीय संसाधन है, क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना, वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना। अच्छा, समझिए कि क्षेत्रीय जो हमारे संसाधन है, क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से हमें प्रयोग करना है। अच्छा, जब वैज्ञानिक ढंग से हमें प्रयोग करना है तो इसके लिए क्या है, देखिए समझते हैं। इसके अंतर्गत एक योजना चलाई गई जिसका नाम था 5FS। अच्छा, यदि आप इस योजना के बारे में जानते हैं, 5FS योजना के बारे में, तब तो आप ठीक है, और यदि नहीं जानते हैं तो आप आज मेरे से सुन लीजिए कि वह 5FS योजना क्या थी। देखिए, एक तो आता है आपका, इसमें 5F का योगदान है। कितने? 5F का, इसीलिए इसे 5FS नाम दिया गया। फूड, फीड, दूसरा आता है आपका फॉडर मीन्स चारा, फाइबर मीन्स रेशा, उसके अलावा आपका फ्यूल। ये थी आपकी 5FS योजना। फूड, फीड, फॉडर, फाइबर, फ्यूल। भोजन, बहुत सारे भोजन, फॉडर मीन्स चारा, फाइबर और फ्यूल मीन्स ईंधन। इनका हमें दैनिक आवश्यकताओं, दैनिक जीवन में इनकी हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने क्या किया, एक 5FS योजना चलाई जिसका नाम रखा 5FS योजना। ठीक, अच्छा देखिए,
जब 5FS योजना चलाई तो हमने इसके अंतर्गत क्या किया, क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया। क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से जब हमने इसका प्रबंध किया तो प्रबंध करने के लिए क्या किया, जब हमें इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ हमने इसकी एक चीज और ध्यान में रखी, और वह चीज यह थी कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना था। तो इन चीजों की हमें आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और हमारा पर्यावरण प्रदूषित भी ना हो या पर्यावरण पॉल्यूट भी ना हो, ठीक है। इन्वायरमेंट जो है आपका वह भी प्रदूषण रहित रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, यह योजना चलाई गई 5FS योजना, ठीक। अच्छा, जब एक बात आई अभी हमने आपको बताई कि ऐसी योजना जिसके अंतर्गत हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है और पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं हो रहा है, तो इस योजना को या इस अप्रोच को हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। क्या बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच के नाम से जानते हैं। ऐसी योजना को हम होलिस्टिक अप्रोच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, होलिस्टिक अप्रोच के नाम से। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है, तो होलिस्टिक अप्रोच मींस किसी योजना को चलाना और उस योजना को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सीधा सीधा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और आवश्यकताओं की पूर्ति हम इस प्रकार से करें ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, होलिस्टिक अप्रोच कहलाता है, ठीक। इस अप्रोच को हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। अच्छा, ये बात हो गई आपकी होलिस्टिक अप्रोच की। क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। किसके लिए, कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना जो हमारी चलाई गई उसके लिए। अच्छा, अब एक बात आती है, क्या कभी आपने एक दिमाग में एक चीज सोची कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर जो आपका टोटल एरिया है इंडिया का, उसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्यों विभाजित किया गया, या फिर यूं ना कहला तो यूं कहला कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है उसका टोटल एरिया कितना है। कभी मतलब यदि सोचा है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं सोचा है तो आज थोड़ा डीपली जाइए और उसके बारे में थोड़ा सोच के देखिए। अच्छा देखिए, समझते हैं पहले इस बात को कि जो हमारी योजनाएं थी उनको चलाया गया, क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया गया, वो तो बात ठीक है। इन्हें बांटा क्यों गया, कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना। आपको पता होगा, यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। जो आपका इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इस भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, वह है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। अच्छा, जो आपका इंडिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। जब 329 मिलियन हेक्टेयर आपके इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसको डिवाइड किया गया किसमें, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभक्त किया गया तो आपने कभी सोचा कि इन्हें क्यों किया गया, इन्हें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्यों विभक्त किया गया और ये किसके द्वारा किया गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा डीपली जाइए कि इनको जो है 329 मिलियन हेक्टेयर को बाय प्लानिंग कमीशन, मींस प्लानिंग कमीशन एक बोर्ड था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा 15 जोन्स में विभाजित किया गया। 15 जोन्स में विभाजित किया गया, या यूं कह लें कि 15 रीजन में विभाजित किया गया। हमने आपको पहले ही बताया कि जोन और रीजन एक ही चीज होती है और इन दोनों का हिंदी अर्थ क्षेत्र होता है, लेकिन कहीं कहीं क्षेत्र के लिए एरिया का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एरिया का प्रयोग न करते हुए जोन्स और रीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले समझिए आप, जो आपका टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है इंडिया का वह है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर, जिसे प्लानिंग कमीशन के द्वारा 15 जोन्स में विभाजित किया गया। अच्छा, जब 15 जोन्स में विभाजित किया गया तो इसे 15 जोन्स में विभाजित क्यों किया गया, या 15 जोन्स में विभाजित करने की हमें क्या आवश्यकता पड़ी, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे हमें कोई योजना चलानी है अपने इंडिया के अंतर्गत या अपने भारत के अंतर्गत यूं कह लें, तो जैसे आपका एक क्षेत्र आता है राजस्थान क्षेत्र या राजस्थान रीजन कह लें उसको, उसमें क्या है, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। जब पानी की, यानी कि कह सकते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र है। या अपने यूपी की बात कर लें,
यूपी में जो है आपका जो बुंदेलखंड रीजन है वह आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र है। ठीक, बात कर ली बुंदेलखंड की। अब सरकार ने, या फिर यूं कह लें कि आपके जो यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसी योजना चलाई, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी योजना चलाई जिसके अंतर्गत उसने इस क्षेत्र को सूखा प्रभावित ना करते हुए इसमें कोई ऐसी सिंचाई की कोई ऐसी तकनीक विकसित की जो कि सिर्फ इसी एरिया के लिए, मीन्स बुंदेलखंड रीजन के लिए ही पर्याप्त है। क्योंकि हमारे यहाँ मीन्स कुछ ऐसे यूपी के अंदर अंतर्गत कुछ ऐसे जिले भी आते हैं, कुछ ऐसे जोन्स भी आते हैं जो कि सिंचाई अच्छी खासी रेनफॉल भी हो जाती है और सिंचाई के लिए अच्छे सिंचित क्षेत्र भी हैं। तो क्या किया गया, इसके लिए जरूरत पड़ी, प्लानिंग कमीशन ने इसको 15 जोन्स में विभाजित किया। ये तो बात होगी सिंचाई के तौर पर। अच्छा, यदि कोई क्षेत्र, अब सेंट्रल लेवल पर यदि हम बात करें तो हमने आपको बताया राजस्थान। अब राजस्थान सरकार यदि या सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि हम राजस्थान में कोई ऐसी तकनीक का विकास करें जो कि राजस्थान में अच्छी जो भूमि है उसे हम सिंचित कर दें, कोई ऐसी तकनीक लाए जिससे कम पानी में ज्यादा कृषि फसलों की हम उपज ले सके, तो वह सिर्फ उसी रीजन के लिए है, ना कि पंजाब और हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों के लिए। क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी ये एक ऐसे राज्य हैं जहां पर खेती अच्छी खासी होती है और यहाँ का एरिया, कुल टोटल इरिगेटेड एरिया अच्छा माना जाता है अच्छे क्षेत्रफल के लिए। ठीक, अच्छा, जो राजस्थान के बारे में हमने बात की। अब इसी प्रकार से कई अन्य योजनाएं जो कि सरकार या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, इसीलिए इनको अलग अलग जोन्स में विभाजित किया गया। अच्छा, जब प्लानिंग कमीशन ने इसे विभाजित किया तो इसे 15 जोन्स में विभाजित किया। कितने? 15 अलग अलग क्षेत्र कह सकते हैं, या 15 अलग अलग रीजन कह सकते हैं, या 15 अलग अलग जोन्स कह सकते हैं। 15 जोन्स में विभाजित किया। ठीक, जब 15 जोन्स में विभाजित किया तो इनको अलग अलग नाम भी दिए गए, इनको अलग अलग नाम भी दिए गए। जब अलग अलग नाम दिए गए तो अच्छा, अब नाम की बात हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम नाम की बात करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा, थोड़ा लंबा होगा, और उन नाम को भी कहीं आपके ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक, अच्छा, जब 15 जोन्स आपके बन गए तो ये बनाए थे आपके प्लानिंग कमीशन ने। अब यदि आपसे कोई पूछे कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कितने विभागों में विभक्त किया गया या कितने भागों में बांटा गया एरिया इंडिया के कुल क्षेत्रफल को, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 15 जोन्स में विभाजित किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा इंडिया के कुल क्षेत्रफल को। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी प्लानिंग कमीशन के बारे में। 15 जोन्स में बांटा इसको प्लानिंग कमीशन ने। ठीक, उसके बाद 15 जो जोन्स बने थे इनको पुनः पुनः बांटा। 15 जो जोन्स बने थे इनको पुनः बांटा किसने? आईसीआर ने डिवाइड किया एनएआरपी के तहत। एनएआरपी क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत पुनः इसे 15 जोन्स को पुनः बांटा, मीन्स दोबारा इसे विभक्त किया। किसने? आईसीआर ने। जब आईसीआर ने इसे विभक्त किया तो क्या हुआ? 127 जोन्स में विभक्त किया। कितने जोन्स में? 127 जोन्स में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो 127 जोन्स में विभक्त किया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को, वह किसने किया? तो आईसीआर ने किया। यदि आपसे ये पूछा जाए कि आईसीआर के द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कितने जोन्स में विभाजित किया गया, तो 127 जोन्स में विभाजित किया गया। किसे? एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को। किसके द्वारा? आईसीएआर के द्वारा। ठीक, ये बात होगी। अब आईसीएआर के द्वारा ही प्लानिंग कमीशन की बात यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आईसीआर ने इसे 15 जोन से बांटा, 127 जोन्स में बांटा। 127 जोन के बाद 72 जोन्स में बांटा। कितने? 72 जोन्स में। 72 जोन्स नहीं, सॉरी, सब जोन्स में बांटा। मीन्स इसे हम कह सकते हैं उप क्षेत्र में बांटा। 72
सब जोन्स में बांटा। किसे? 127 जोन्स को 72 सब जोन्स में बांटा। किसे? एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। अच्छा, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को जब 72 सब जोन्स में बांटा तो इसे क्या हुआ, आपका जो है 436 डिस्ट्रिक्ट में पुनः से विभाजित किया गया, पुनः विभाजित किया गया डिस्ट्रिक्ट, या फिर इसे हम कह सकते हैं जनपद या जिला के नाम से जानते हैं। 436 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, 72 सब जोन्स के बाद 436 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। कितने? 436 डिस्ट्रिक्ट, या ऐसे हम जनपद या जिला के नाम से जानते हैं। तो ये बात है आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की। अच्छा, इसी में हम आपको बता दें कि जोनल डिमार्केशन में जो डिस्ट्रिक्ट है वह आपकी सबसे छोटी इकाई मानी गई है। सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट को सबसे छोटी इकाई माना गया है जोनल डिमार्केशन में। जोनल डिमार्केशन में डिस्ट्रिक्ट को सबसे छोटी इकाई माना गया है। उसके बाद सब जोन्स, जोन्स, जोन्स। तो देखिए, ये बात थी आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की। अच्छा, एक बार हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को दोबारा से रिकैप कर लें तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर को प्लानिंग कमीशन के बाद, प्लानिंग कमीशन ने 15 जोन से बांटा। 15 जोन के बाद जब 15 जोन में प्लानिंग कमीशन ने बांट दिया तो आईसीआर ने कहा यार तुमने बांट दिया, हमने तो नहीं बांटा, तो हम भी बांटेंगे, है ना। तो पुनः आईसीआर ने ऐसे 15 जोन को 127 जोन में विभाजित किया, और 127 जोन में विभाजित करने के बाद 72 सब जोन्स में विभाजित किया, आईसीआर के द्वारा किया गया। और आईसीआर के द्वारा 72 सब जोन्स के बाद 436 डिस्ट्रिक्ट में विभाजित किया गया। कितने? 436 डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट जो है यह आपकी जोनल डिमार्केशन में आने वाली सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सबसे छोटी इकाई मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट। ये बात थी आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात। अच्छा, यहीं पर हम आपको बता दें कि यदि ये तो अभी हमने बात की आपकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर के बारे में, ठीक, 329 मिलियन हेक्टेयर के बारे में, लेकिन टोटल इंडिया के बारे में। लेकिन अब हम बात करें कि यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन से बांटा गया, तो आईसीआर के द्वारा यूपी को कुल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से बांटा गया। ये आप नोट कर लेना, बिंदु लगा के, इंपॉर्टेंट लगा के आप नोट कर लेना कि यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया आईसीआर के द्वारा। तो आईसीआर के द्वारा 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया यूपी को, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में। किसके बारे में? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में। इकोलॉजी समझ रहे हैं ना, इकोलॉजी, इकोलॉजी जोन्स। यहां पर क्या क्लाइमेट था, मींस जलवायु थी। एग्रो इकोलॉजी, इकोलॉजी से तात्पर्य पारिस्थितिकी, ऐसा ही तो कुछ होता है। तो ऐसे क्षेत्र विभाजित किया गया एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को। अच्छा, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को सबसे पहले किसने बांटा, ये भी बात आ गई। मतलब थोड़ा डीपली सोचने की आदत थोड़ी डाल लो कि थोड़ा हम डीपली पढ़ें, या फिर डीपली ना पढ़ के थोड़ा ऐसा पढ़ें जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर हम कंसंट्रेट करें, प्रेशर दें, फोकस करें, ताकि जो कि हमें कुछ लाभ हो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो देखिए, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स को सबसे पहले एनबी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के तहत, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के तहत इकोलॉजिकल जोन्स को पहले मींस उस समय बांटा गया था 21 जोन्स में। कितने जोन्स में? 21 जोन्स में बांटा गया था। अब यदि अब बात करें कि अब एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, तो अब जो है वह है 20। कितने हैं? 20 है, 20 है। लेकिन अब इसे जो है सब डिवीजन किया गया। इसका जो है सब डिवीजन किया गया। क्या किया गया? सब डिवीजन मींस दोबारा से पुनः इसे विभाजित किया गया
पुनः विभाजित किया गया, जब इसे पुनः विभाजित किया गया तो इसे 60 जोन्स में विभाजित किया गया। कितने जोन्स में? 60 जोन्स में। कितने जोन्स में? 60 जोन्स में विभाजित किया गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने इसे बांटा 21 जोन्स में। 21 जोन्स में बांटा। लेकिन अब कितने जोन्स हैं? 20 जोन्स हैं। इसे सब डिवीजन किया गया कितने जोन्स में? 60 जोन्स में। जब 60 जोन्स में विभाजित किया गया, अब एक संस्था है जिसका नाम आपने सुना होगा, आईसीआर। आईसीआर ने कहा कि जब लैंड यूज प्लानिंग ने बांट दिया तो हम काहे के लिए पीछे रहे। तो आईसीआर ने क्या किया? आईसीआर ने इसे जो है 8 जोन्स में विभाजित किया। कितने जोन्स में? 8 जोन्स में विभाजित किया। ओनली और मात्र 60 जोन्स को 8 जोन्स में विभाजित किया, 8 जोन्स में विभाजित किया। ठीक, तो देखिए, यदि आपसे कोई पूछ ले कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 20 हैं। किसके द्वारा बांटे गए थे? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा। अब कितने हैं? अब कितने हैं? 20 हैं। पहले कितने थे? 21 में बांटा गया था। सब डिवीजन हुआ इनका तो कितने में बांटा गया? 60 में बांटा गया। आईसीआर ने इसे कितने भागों में बांटा? तो 8 जोन्स में बांटा। अब ये तो हो गई आपकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में बात। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में भी बात हमने आपको बताई कि सबसे पहले 329 मिलियन हेक्टेयर को बांटा गया 15 जोन्स में। किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। जब प्लानिंग कमीशन के द्वारा ऐसे बांटा गया, फिर आईसीआर एक आई, जो कि यहाँ पे भी बीच में कूद पड़ी, आईसीआर संस्था है। ठीक है, तो आईसीआर वहां भी आई, बोली जब इसने प्लानिंग कमीशन ने बांट लिया तो भाई साहब हम काहे के लिए पीछे रहे, तो हम भी बांटेंगे। तो उसने भी बांटा, 15 जोन्स को बांटा, 15 जोन्स को पुनः बांटा। कितने में? 127 जोन्स में। और जब 127 जोन्स में बांटा तो फिर उसे सब जोन्स में बना दिया 72 जोन्स में। उसके बाद 436 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, जनपद, जो कि जोनल डिमार्केशन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम जिला और जनपद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोनल या रीजनल प्लानिंग के बारे में, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के बारे में। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट या टर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं, या हमारा वीडियो के अंत में कुछ ऐसा रहता है कि एक दो टर्म जो होते हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सुनिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, और स्टार भी लगा लेना, जितने स्टार हो आपके पास उतने लगा लेना स्टार। देखिए, देश की कुल जनसंख्या खेती पर निर्भर है। कितनी? देश की कुल जनसंख्या खेती पर जो निर्भर है वह कितने प्रतिशत निर्भर है? 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। देश की अभी भी जो कुल जनसंख्या है वह खेती पर कितनी जनसंख्या निर्भर है? 70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं, वह प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो वह है 37.8%। कितने? 37.8% जो लोग हैं वह आपके अभी भी गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स जैसे कि जो आपकी कृषि में वार्षिक दर, कृषि में वार्षिक दर थी, जो आपकी स्वतंत्रता से पहले कृषि में वार्षिक दर थी वह थी आपकी 0.37%। कृषि में जो वार्षिक दर थी, वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर थी जो आपकी कृषि में, वह थी स्वतंत्रता से पहले 0.37। लेकिन जो आपकी स्वतंत्रता के बाद हुई, वह स्वतंत्रता के बाद 0.37 से बढ़ करके 2.8% हो गई। कितनी? 2.8% हो गई। लेकिन जो कि 16-17 में इसने और डेवलपमेंट किया और इंप्रूवमेंट किया, तो जो कि 2016-17 में यह बढ़कर कितनी हो गई? 16-17 में यह बढ़कर 4.1% हो गई। कितनी? 4.1% हो गई। तो ये बात थी आपकी आज की एग्रो क्लाइमेटिक जोनल या रीजनल प्लानिंग के बारे में, और उससे जुड़े कुछ टर्म्स फैक्ट थे जो कि हमने आपको बताए। ठीक, यदि आप हमारी वीडियो से बिल्कुल भी संतुष्ट हैं, ठीक है, थोड़े से भी संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, उसके अलावा यदि आपको कहीं थोड़ी सी भी कमी लगती है तो भाई साहब सोचने की बात नहीं है, डिसलाइक तुरंत कर देना, ताकि हमें समझ में आए कि हमारी क्या गलतियां हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना कि गलती क्या है। ठीक है, तो आगे हम आपसे मिलेंगे
अगले वीडियो में, और शायद अगला वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपका आता है इंट्रा और इंटर, जो दो शब्द होते हैं ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि इंट्रा वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेटिक, तो ये जो है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो अगला वीडियो हम आपको इसी पर देंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करेंगे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।